वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में हम लोगों ने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में पिछली वीडियो में पूरी तरह समाप्त कर दिए। देखिए, आप लोग नोट्स बनाते चले क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी डिटेल में है। इससे ज़्यादा कहीं भी प्रश्न चाहे पीटी हो या मेंस पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो आप लोग इसे नोट्स बनाते चलें, ध्यान से सुनते चलें, वीडियो को बार बार देखें और लिखने का प्रयास करते चलें। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। और इसके शासनकाल में हम लोग 2 या 3 वीडियो को लेकर चलेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। आपको पता होगा कि तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। यह पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक हमने बताया था कि यह जौना खां के नाम से प्रसिद्ध था, जूना खां या फिर जौना खां, और यह गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का पुत्र था। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। याद रखेंगे कि 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 25 वर्षों तक 26 या 25 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। अब हम लोग इसके परिचय पे आते हैं। सबसे पहले इसका मूल नाम उलुग खां था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? उलुग खां। तो उलुग खां इसका मूल नाम था। इसके बचपन का नाम जौना खां या फिर जूना खां था। ये हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर ली है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां या जूना खां, जबकि इसका मूल नाम उलुग खां। राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। याद रखेंगे कि राजमुंदरी के अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान के नाम से संबोधित किया गया है। कहां पे? राजमुंदरी के अभिलेख में दुनिया का खान। याद रखेंगे। सनक भरी योजनाओं, कुकृत्य, एक दूसरे के सुख दुख की उपेक्षा तथा नीतियों की विफलताओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल राजा, रक्त पिपासु, मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। क्योंकि इसके जितने सारी योजनाएं थी सभी विफल हो गई थी। हालांकि इसके दिमाग की जो उपज थी, ये सभी योजनाएं वो अच्छी थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाई। और यह कुकृत्य भी था। इसका मतलब था, इसका नेचर जो था वो क्रूरता पूर्वक था और एक दूसरे के प्रति सुख दुख की यह उपेक्षा करता था। तो सनक भरी योजना, कुकृत्य, एक दूसरे के सुख दुख की अपेक्षा तथा नीतियों की विफलताओं के कारण इसे कौन कौन सी संज्ञा दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को? तो स्वप्नशील, यानी कि सपना तो खूब देखता था लेकिन सफल नहीं होता था। पागल राजा, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु यानी कि वह क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता था, दूसरे के खून का प्यासा रहता था। मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। बुद्धिमान सुल्तान तो था लेकिन कुछ न कुछ अपने नीतियों में मूर्खता करता था। इसी कारण से
नीतियों या फिर व्यवहार में मूर्खता कर देता था। इसी कारण इसे मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक फरवरी मार्च 1325 ईस्वी को हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह गद्दी पर बैठता है। तो फरवरी 1325 से 1326 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जौना खां शासन संभालता है दिल्ली सल्तनत का, याद रखेंगे। इसका राज्याभिषेक होता है। इसकी जो शासनावधि थी, शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक, लगभग 26 वर्ष अभी हमने इसके बारे में बता दिया है। इसके गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन था, याद रखेंगे। यह परीक्षा में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था, तो शेख अलाउद्दीन था। यह एक अच्छा कवि एवं संगीत प्रेमी भी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि था और एक संगीत प्रेमी भी था। मतलब कि यह कविता भी लिखता था और इसे संगीत से भी काफी लगाव था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो हिंदू त्योहारों जैसे होली दिवाली में भाग लिया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हिंदू त्योहारों होली दिवाली में भाग लेने वाला। तो हिंदू त्योहारों जैसे कि होली और दिवाली इत्यादि त्योहारों में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित तथा चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र में पारंगत दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक था। याद रखेंगे, यह परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान एवं शिक्षित शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि इसे अरबी भाषा, फारसी भाषा की अच्छी जानकारी थी। साथ ही साथ खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित इत्यादि विषयों में यह काफी पारंगत था। तो गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और अरबी भाषा, फारसी भाषा का यह विद्वान था। असफलताओं के बादशाह के नाम से यह विश्वविख्यात था। असफलताओं के बादशाह का मतलब होता है कि यह लगभग हर एक योजनाओं में विफल ही रहा। इसकी कोई भी योजना सफल नहीं रही क्योंकि मंगोल नेता को घूस दिया, फिर कभी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, आलोचनाओं का शिकार बना। याद रखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब यह मंगोल आक्रमण के विरुद्ध जाने लगा तो मंगोल नेता को इसने घूस दिया कि दोबारा वह आक्रमण न करे। इसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई और इसके बाद कभी भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। इस कारण से भी इसकी योजना असफल रही। इस कारण इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो असफलताओं का बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों? क्योंकि मंगोल नेता को घूस दिया, फिर कभी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। इसके कारण इसे आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। अब हम लोग इसके शासन व्यवस्था पर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करते हैं। गद्दी पर बैठने के साथ ही तातर खां को बहराम खां की, मलिक मकबूल को इमादुल मुल्क की, मलिक अरुयाज को ख्वाजा खां या फिर ख्वाजा जहां की तथा सहनाए इमारत की पदवी दी। मौलाना गयासुद्दीन को कुतलुक खां की उपाधि एवं वकीले दर
जिसका मतलब होता है सुल्तान का अध्यापक, की पदवी दी। अपने चाचा फिरोज शाह तुगलक को नायबे बरबाक का पद प्रदान किया। तो याद रखेंगे, जैसे ही गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां, तो तातर खां को कौन सी उपाधि दी? बहराम खां की उपाधि दी। मलिक मकबूल को इमादुल मुल्क की उपाधि दी। मलिक अरुयाज को ख्वाजा खां या ख्वाजा जहां की उपाधि दी। साथ ही साथ उसे यानी मलिक अरुयाज को सहनाए इमारत की पदवी दी। मौलाना गयासुद्दीन को कुतलुब खां की उपाधि दी तथा मौलाना गयासुद्दीन को वकीले दर यानी कि सुल्तान का अध्यापक की पदवी भी दी। अपने चाचा फिरोज शाह तुगलक को नायबे बरबाक का पद उसने प्रदान किया। याद रखेंगे, कालांतर में स्वयं को खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम नियुक्त किया। याद रखेंगे, हाकिम का मतलब होता है वहां का मुख्य व्यक्ति, मुख्य जो शासक कह सकते हैं, मुख्य दरबान कह सकते हैं, यानी कि मुख्य व्यक्ति, मुख्य शासक कहें। तो बाद में अपने आप को खाने जहां की उपाधि प्रदान किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और साथ ही साथ अपने आप को गुजरात का हाकिम भी नियुक्त किया। हाकिम का मतलब होता है बादशाह। तो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आप को खाने जहां की भी उपाधि दी और उसके बाद गुजरात का हाकिम नियुक्त किया स्वयं को। राज सिंहासन दैवीय सिद्धांत के समान था। आपको याद होगा कि बलबन का दैवीय सिद्धांत जो था राज सिंहासन, उसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका भी राज सिंहासन दैवीय सिद्धांत के समान था, यानी कि अपने आप को यह जिल्ले इलाही मानता था, ईश्वर के समान मानता था, ईश्वर का संरक्षक मानता था। दिल्ली के प्राचीन सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज की उपाधि दी। याद रखेंगे, दीवाने मुस्तखराज एक कर विभाग से संबंधित था, यानी कि कर का प्रधान। तो दिल्ली के प्राचीन सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज यानी कि कर का प्रधान की उपाधि दी। याद रखें किसे? दिल्ली के प्राचीन सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज की उपाधि दी। राज्य के सहयोग से कृषि संबंधी सुधार हेतु दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य के सहयोग से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि संबंधी सुधार हेतु दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की तथा इसका जो प्रमुख था वह अमीरे कोही कहलाया। याद रखेंगे कि राज्य के सहयोग से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि संबंधी सुधार हेतु, कृषि में विकास हेतु एक कृषि विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने कोही, और इसके प्रमुख को क्या कहा गया? अमीरे कोही। याद रखेंगे। फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत की। तो कृषि में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्र प्रणाली की भी शुरुआत की। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ चुका है और आने की संभावना रहती है, गंगा जमुना दोआब में कर की राशि 50% तक बढ़ा दी। कब? 1326 से 1327 ईस्वी में। हमने दोआब के बारे में चर्चा किया था, जहां पे दो नदियां एक दूसरे के पास आकर मिलती हैं, तो उसके बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो ये जो गंगा है, ये जमुना है, इनके बीच की जो भूमि है वह दोआब कहलाता है। तो
यहां पे उसने कर की राशि कितनी बढ़ा दी? 50%। कब? 1326 से लेके 1327 ईस्वी में। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अकाल आ गया। तो योजना के विफलता के लिए प्रकृति भी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दोषी था। तो 1327 ईस्वी में अकाल आ गया। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचारिता, भूमि का अच्छा न होना, किसानों की उदासीनता के कारण 3 वर्ष बाद यह योजना भी समाप्त हो गया। तो 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में कर की राशि को 50% तक बढ़ा दिया। लेकिन अगले ही साल 1327 ईस्वी में अकाल आ गया। साथ ही साथ उसके जो कर्मचारी थे वे भ्रष्ट थे, भूमि का अच्छा न होना, उसके बाद किसानों की उदासीनता, इन सभी कारणों के कारण 3 वर्ष के बाद ही यह जो कर की राशि 50% बढ़ाई गई थी, इस योजना को भी समाप्त कर दिया गया। सहकारी का मतलब होता है जिसमें राज्य का निवेश होता है। तो सहकारी यानी राज्य द्वारा निवेश कृषि का आरंभ किया गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अकाल संहिता का गठन किया गया, क्योंकि अभी 1327 ईस्वी में अकाल आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता का भी गठन किया, सहकारी कृषि का आरंभ किया, तथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न में, तकावी यानी कि सोनधर नामक कृषि ऋण की भी इसने शुरुआत की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सहकारी कृषि का आरंभ किया जिसमें राज्य का निवेश होता था, अकाल संहिता का गठन किया, तथा तकावी यानी सोनधर नामक एक कृषि ऋण की भी शुरुआत की। याद रखेंगे। शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का सूबेदार यानी कि गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। याद रखेंगे कि शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का सूबेदार यानी कि गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। याद रखेंगे। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के देवगिरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया था। देवगिरी का नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कुतुबाबाद रखा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के देवगिरी का नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या रखा था? कुतुबाबाद। उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देवगिरी को राजधानी कौन बनाता है? पहले दिल्ली से उठाकर कहां ले जाता है? देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या रखा था मुबारक खिलजी ने? कुतुबाबाद को राजधानी बनाया। कब राजधानी बनाया? तो 1326 से 1327 ईस्वी में। तथा इसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाग। याद रखेंगे। दौलताबाग को देवगिरी का धार्मिक नाम कुव्वतुल इस्लाम था। याद रखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर कहां रखा? देवगिरी का नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कुतुबाबाद रखा था। और 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी उठाकर देवगिरी को किया और देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। देवगिरी का एक और नाम था, धार्मिक नाम कुव्वतुल इस्लाम। इसे आप लोग याद रखेंगे। लेकिन 14 बरस बाद पुनः दिल्ली राजधानी बन गई। 14 बरस बाद कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक था पुनः वापस दिल्ली को राजधानी बना देता है। इसके पीछे कई कारण है, कई विद्वानों का अलग अलग मत है। एक अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाग ले जाया गया और एक शर्यागत लंगड़े को पत्थर फेंकने के यंत्र से वहां फेंका गया।
ये बात किसने कही? तो इब्न बतूता के अनुसार इब्न बतूता ने कहा। इब्न बतूता ने क्या कहा कि एक अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाग ले जाया गया और एक सरयागत लंगड़े को पत्थर फेंकने के यंत्र से वहां फेंका गया। यहां पे सरयागत लंगड़ा का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वह क्रूर व्यक्ति भी था। योजना तो अच्छा बनाता था, लेकिन वो क्रूर व्यक्ति था, एक दूसरे के सुख दुख की उपेक्षा करता था। इसी कारण इब्न बतूता ने क्या कहा है कि एक अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाग ले जाया गया और एक सरयागत लंगड़े को पत्थर फेंकने के यंत्र से वहां पे फेंका गया। दिल्ली नगर के भवनों, प्रासादों अथवा इसके बाहरी भागों में एक भी बिल्ली या कुत्ता नहीं छोड़ा गया। ये किसने कहा? इब्न बतूता ने। याद रखेंगे, दिल्ली नगर के भवनों, प्रसादों अथवा इसके बाहरी भागों में एक भी बिल्ली या कुत्ता नहीं छोड़ा गया, इब्न बतूता ने कहा। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली के नगर में, भवन में, प्रसादों में या फिर कहीं भी एक भी बिल्ली या कुत्ता नहीं छोड़ा गया, यानी कि सभी को उठाकर कहां ले जाया गया? दौलताबाग में। राजनैतिक प्रशासनिक एकीकरण, राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने, मंगोलों से सुरक्षा हेतु तथा साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया। तो ऐसी बात किसने कही? बर्नी के अनुसार। तो बर्नी ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि राजनैतिक प्रशासनिक एकीकरण के लिए, राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, मंगोलों से सुरक्षा के लिए तथा साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण, कि देवगिरी जो था वह साम्राज्य के केंद्र में था और साथ ही साथ राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना था, मंगोलों से सुरक्षा प्रदान करना था, साथ ही साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण करना था। इसी के कारण दौलताबाग देवगिरी को राजधानी बनाया गया और बाद में उसका नाम क्या किया गया? दौलताबाग। दिल्ली के नागरिक असम्मानजनक पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए राजधानी बनाया। ये बात किसने कही? तो इब्न बतूता ने कही। इब्न बतूता ने क्या कहा राजधानी परिवर्तन के संबंध में कि दिल्ली के नागरिक असम्मानजनक पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए राजधानी बनाया। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली के नागरिक असम्मानजनक पत्र लिखते थे, इसी कारण उन्हें दंड देने के लिए दिल्ली से उठाकर दौलताबाग को यानी कि देवगिरी को राजधानी बनाया गया। याद रखेंगे, दिल्ली के नागरिकों की शक्ति तोड़ने के लिए राजधानी दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। यह बात किसने कही? तो ईसामी ने। ईसामी ने क्या कहा कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति तोड़ने के लिए राजधानी दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। तो ईसामी ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति तोड़ने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर कहां ले जाना चाहता था? तो देवगिरी यानी कि दक्षिण भारत की ओर। दौलताबाग गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। तो दौलताबाग गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, ऐसा किसने कहा? स्टैनले लैंडपुल ने। तो स्टैनले लैंडपुल के अनुसार दौलताबाग गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, ये कहा स्टैनले लैंडपुल ने। इसी कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दौलताबाग। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के संबंध में। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इसके और शासन व्यवस्था को देखेंगे, इसके आक्रमण को देखेंगे
और संभवतः 1 या 2 वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी के संबंध में, इसके कृषि संबंधी व्यवस्था के संबंध में, इसके ये जो गंगा जमुना दोआब है उसके संबंध में। तो ये सभी प्रश्न आप लोग, इसे पागल राजा क्यों कहते हैं, ये सभी प्रश्न पूछे भी गए हैं, पूछे जाते हैं। तो इसके मूल नाम, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए